ओके, सो सेक्शन 37 क्या बोल रहा है? एविडेंस बिफोर द कंट्रोलर। बेसिकली दिस सेक्शन टेल्स अस हाउ एविडेंस इज टू बी गिवन ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द कंट्रोलर। ठीक है, तो अगर रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई एविडेंस देना है, कैंसिलेशन से रिलेटेड कोई एविडेंस देना है, प्रोप्राइटरशिप डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई एविडेंस देना है, या फिर हियरिंग या किसी से भी रिलेटेड कोई एविडेंस देना है, तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि जो भी पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व, दे हैव टू सबमिट द एविडेंस बाय यूजिंग एफिडेविट्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? कंट्रोलर कैन अलाउ ओरल एविडेंस ऑल्सो। ठीक है, टेक वाइवा वोस एविडेंस ऑल्सो, ओरल एविडेंस इन पर्सन ऑल्सो इन प्लेस ऑफ एविडेविट्स और इन एडिशन टू एफिडेविट्स। ठीक है, एविडेविट्स के साथ में ओरल एविडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोलर कैन ऑल्सो अलाउ क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोई भी पार्टी को can allow a party to cross examine the other party on the statements made under the affidavit। ठीक है, एफिडेविट में जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउड होता है। ठीक है, सो दिस इज इट सेक्शन नंबर 37। ठीक है, व्हाट इज सेक्शन 38? सेक्शन 38 बेसिकली क्या कह रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ कंट्रोलर टू बी एविडेंस। सो इट सेज इफ द कंट्रोलर इशूज अ सर्टिफिकेट confirming something he has done or not done under the design act। ठीक है, सो ये चीज पेटेंट एक्ट में भी थी। सपोज कि एक बंदा है जो कि क्लेम कर रहा है ही इज द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ डिजाइन। ठीक है, और एक डिस्प्यूट होती है जिसमें कि ये डिसाइड होता है कि, या ये पता चलता है कि जो वो पर्टिकुलर बंदा था वो डिज़ाइन का प्रोप्राइटर नहीं है। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन गो टू द कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट। ठीक है, स्टेटिंग दैट, जिसमें कि ये लिखा हो कि जो भी असाइनमेंट हुआ था वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर है, उसने फॉर्म 11 में एंट्री करी है, फॉर्म 10 भी सबमिट किया है, और बी जो बंदा है वो ही करेक्ट प्रोप्राइटर है। ठीक है, तो अगर कंट्रोलर इस बात से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट इशू कर दे बाय लाइक एज अ एविडेंस, तो उसको प्राइमा फेशी एविडेंस या प्राइमा फेशी प्रूफ मान लिया जाता है। ठीक है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मैटर। बेसिकली कहने की बात यह है कि कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा इस कंट्रोलर के द्वारा साइन किए हुए सर्टिफिकेट को एज अ प्राइमा फेशी एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग। ठीक है, बाद में अगर कोई और प्रूफ और कुछ प्रूफ हो जाता देन इट इज डिफरेंट, बट प्राइमा फेशी एविडेंस कंट्रोलर के द्वारा साइन किए हुए सर्टिफिकेट को माना जाता है। ठीक है, रिलेटेड टू एनी मैटर अंडर दिस एक्ट। ओके, देन सेक्शन 39 एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन पेटेंट ऑफिस। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ यू हैव गॉट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द पेटेंट ऑफिस दैट आर सर्टिफाइड बाय द कंट्रोलर, हैव द पेटेंट ऑफिस सील, then these copies can be used as evidence in any court in India or in any legal process. You don't need to show the original documents। Basically यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज ले आते हो पेटेंट ऑफिस से, ठीक है, पेटेंट ऑफिस डिज़ाइन ऑफिस इज द सेम थिंग। ठीक है, तो ये जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं अगर कंट्रोलर के द्वारा साइंड हैं और पेटेंट ऑफिस की सील लगी हुई है उनमें, देन ये सर्टिफाइड कॉपीज को एज अ वैलिड एविडेंस मान लिया जाता है इन ऑल द कोर्ट्स एंड इन ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स विदाउट रिक्वायरिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, because originals are kept permanently in the patent and design office, so you can get a certified copy with the controller's signature and with what, with the patent office seal। ठीक है, बट अगर किसी भी कोर्ट को डाउट होता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट हैज रीजन टू डाउट द एक्यूरेसी ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द कॉपीज, देन दे कैन रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर किसी भी कोर्ट को डाउट है, सस्पिशियस लग रहा है या उनको इनएक्यूरेट लग रहा है, तो कोर्ट कैन आस्क फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो और एडिशनल प्रूफ ऑल्सो। ठीक है, ऑल दिस इज वेरी सिंपल। सेक्शन 40 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन एंड नोटिस बाय पोस्ट। ठीक है, तो इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं वैसे,
बस सेक्शन 40 यही कह रहा है कि एनी एप्लीकेशन, नोटिस और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑथराइज और रिक्वायर्ड टू बी लेफ्ट, मेड और गिवन एट द पेटेंट ऑफिस कैन बी सेंट बाय पोस्ट। ठीक है, तो आप पोस्ट के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी नोटिस, कोई भी रिप्लाई जो कि आपको पेटेंट ऑफिस में फाइल करना है या कंट्रोलर को सबमिट करना है, तो आप की फिजिकल प्रेजेंस होना कंपलसरी नहीं है, आप उसको पोस्ट के थ्रू, कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, देन डिक्लेरेशन बाय इन्फेंट, ल्यूनेटिक एट्सेट्रा। हैव वी डन दिस ऑल्सो इन द पेटेंट एक्ट? दिस ऑल इज वेरी सिमिलर टू द पेटेंट एक्ट। ठीक है, तो देखो, डिक्लेरेशन बाय इन्फेंट और ल्यूनेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सेक्शन बेसिकली उन सिचुएशन से डील कर रहा है जहाँ पे जो प्रोप्राइटर है वो कोई माइनर है, ठीक है, या फिर वो मेंटली इल है, या फिर कोई और डिसेबिलिटी है। ठीक है, देन देयर लीगल गार्जियन और समवन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केयर कैन डू दीज थिंग्स फॉर देम इफ दे कैन नॉट डू दैट। सपोज करो कि there is a child whose age is around 12 and he has made a design. ठीक है, so who can act on his behalf? His lawful guardian can act on his behalf. ठीक है, अगर कोई गार्जियन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कोई कोर्ट अपॉइंटेड पर्सन, कोर्ट किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज मैटर्स। ठीक है, मीन्स साइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, या पेटेंट एक्ट या डिज़ाइन एक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वॉट एवर इज नीडेड ऑन देयर बिहाफ, उनके नाम पे और उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन ये चीज़ कर सकता है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, इफ़ लीगल गार्जियंस या फिर कोई भी पर्सन उनकी केयर के लिए प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। Appointment may be made by the court for the purpose of this section upon the petition of any person acting on the behalf. ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि अगर कोई गार्जियन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है कैन फाइल अ पिटीशन टू द कोर्ट, वो कोर्ट को पिटीशन देंगे आस्किंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ समवन हु विल एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, जो उस डिसेबल्ड पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 42 पे। ये कह रहा है अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। तो ये वाला सेक्शन पेटेंट एक्ट में भी सिमिलर है। ठीक है, तो व्हाट इट सेज बेसिकली, ये सेक्शन ये कह रहा है कि व्हेन सेलिंग, रेंटिंग और लाइसेंसिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें कोई रजिस्टर्ड डिजाइन है, ठीक है, आप कोई रजिस्टर्ड डिजाइन वाले प्रोडक्ट को जब सेल कर रहे हो, रेंट कर रहे हो या फिर लाइसेंस कर रहे हो, तो आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते टू बाय और यूज थिंग्स ओनली फ्रॉम यू। ठीक है, अगर कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई रूल डालता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या फिर वॉइड हो जाता है। मींस अगर लाइसेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट में या फिर जब कोई परचेज कर रहा है तो अगर आप कोई भी कंडीशन या रूल लगा रहे हो तो वो रूल इनवैलिड कहलाएगा इस सेक्शन के अंडर, जिसमें की बात की गई है अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस की। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन सी सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है व्हेन यू फोर्स समवन टू बाय एक्स्ट्रा स्टफ फ्रॉम यू, आई कैन से लाइक दैट। मान लेते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि यू शुड बाय आइटम्स ओनली फ्रॉम मी, ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि यू कैन नॉट बाय सिमिलर आइटम फ्रॉम एनीवन एल्स। ठीक है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहा है कि आप अदर आइटम्स तो खरीद सकते हैं बट ओनली फ्रॉम माई चूजन सेलर्स, जिन सेलर्स से मैं कहूंगा आप उनसे ही खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज करिए आपने एक ब्यूटीफुल सी डिजाइंड वाटर बॉटल खरीदी, ठीक है, जो कि एक जो भी डिजाइन उस वाटर बॉटल पे बनी हुई थी वो एक रजिस्टर्ड डिजाइन थी। ठीक है, अब सेलर आपको इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आप बॉटल का बैग
या बॉटल का कैप या बॉटल क्लीनर सिर्फ उनसे ही खरीदो। अगर सेलर आपको ऐसा कह रहा है तो ये चीज अनलॉफुल है। समझ आ रहा है? या फिर कोई लाइसेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, कि आपको एक लाइसेंस मिला हुआ है टू मैन्युफैक्चर अ डिजाइन्ड लंच बॉक्स, ठीक है, जिसमें कि एक बेसिक सी डिजाइन बनी हुई है। अब जो लाइसेंसर है वो आपसे ये नहीं कह सकता कि यू कैन ओनली यूज आवर सीलिंग टेप, जो भी उस लंच बॉक्स को सील करने के लिए टेप लगाया जाएगा उसकी डिजाइन बनाने के लिए, या फिर उसका कोई भी पैकेजिंग मटेरियल है, वो आप उनसे ही खरीदो। तो लाइसेंसर आपके ऊपर ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकता। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन लगी है तो उनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता, वो कंडीशंस अनलॉफुल होती हैं और वो नल एंड वॉइड कहलाती हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया आपका सेक्शन 42 सबसेक्शन 1, जिसमें यही बात लिखी हुई है, इट शेल नॉट बी लॉफुल टू इंसर्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर सेल से रिलेटेड कुछ भी है जिसकी डिजाइन रजिस्टर्ड है, तो उसमें आप कोई भी लॉफुल कंडीशंस नहीं लगा सकते, जिससे कि आप ना तो अपने लाइसेंसी को, ना तो अपने वेंडर को, ना तो अपने परचेजर को ऐसी कंडीशंस लगा के उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है। इसमें बोल रहा है, कंडीशन ऑफ द नेचर रिफर्ड टू इन क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 shall not cease to be a condition failing within that subsection merely by reason of the fact that the agreement containing it has been entered into separately, whether before or after the contract relating to the sale, lease or license of the article in respect of which a design is registered। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कंपनी कोई अनफेयर कंडीशंस को छुपा रही है, ठीक है, या फिर उनको किसी डिफरेंट एग्रीमेंट में डाल रही है, सेपरेट एग्रीमेंट में डाल रही है, तब भी वो सारी कंडीशंस इलीगल ही कहलाएंगी। मींस कहने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो आपको एक प्रोडक्ट बेच रही है विद अ रजिस्टर्ड डिजाइन, ठीक है, उस कंपनी के मेन कॉन्ट्रैक्ट में, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं लगी हुई हैं, ठीक है, बट उन्होंने एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाया है जिसमें ये लिख दिया है कि यू मस्ट बाय ऑल एसेसरीज ओनली फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो दूसरे सेपरेट एग्रीमेंट में है, मेन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, स्टिल ये कंडीशंस इलीगल हैं, स्टिल ये कंडीशंस वॉइड हैं। या फिर मान लो कोई आफ्टर सेल एग्रीमेंट है, जैसे आपने सपोज करिए कोई डिजाइनर चेयर खरीदी, और चेयर खरीदने के बाद जो सेलर है उसने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और उसमें लिख दिया कि यू कैन ओनली बाय कुशंस फ्रॉम फॉर दिस शेयर फ्रॉम अस। ठीक है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कुशंस हमसे ही खरीदेंगे। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन किया गया है परचेस के, स्टिल ये एक इलीगल कंडीशंस है। ऐसे ही कोई बिफोर सेल एग्रीमेंट है, कुछ भी है, तो अगर वो सेपरेट एग्रीमेंट भी है, मेन एग्रीमेंट के अलावा कोई भी एग्रीमेंट है, स्टिल वो कंडीशंस नल एंड वॉइड ही मानी जाएंगी। ओके, देन थर्ड में क्या बोला जा रहा है, इन proceeding against any person for any act in contravention of section 22, it shall be a defense to prove that at the time of such contravention there was in force a contract relating to the registered design and containing a condition declared unlawful by this section। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 22 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 22 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 22 में हमने पढ़ा था पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन के बारे में, कि किस चीज को पायरेसी बोला जा रहा है, किस चीज को इन्फ्रिंजमेंट बोला जा रहा है। कि अगर आपकी डिजाइन से सिमिलर डिजाइन
कोई लगा रहा है तो वो पायरेसी है या फिर डिजाइन का इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि थर्ड में क्या गया है, 42 सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया है। बेसिकली ये एक डिफेंस की तरह काम कर रहा है ये सबसेक्शन, जिसमें कि ये कहा गया है, जिसमें कि आप पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हो उन केसेस में जहां पे किसी को एक्यूज किया गया है फॉर ब्रेकिंग सेक्शन नंबर 22 मींस इन्फ्रिंजमेंट या फिर डिजाइन पायरेसी के लिए। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है या किसी पे इन्फ्रिंजमेंट का इल्जाम लगाया गया है, तो वो लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं बाय प्रूविंग दैट और बाय सेइंग दैट कि उन्होंने वो डिजाइन पायरेसी से रिलेटेड रूल्स को इसलिए तोड़ा बिकॉज उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें कि सारी की सारी इलीगल रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस उन्होंने लगा दी थी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने डिजाइन पायरेसी की या इन्फ्रिंजमेंट किया। मींस कहने का ये है कि आप किसी भी पनिशमेंट, जो कि जैसे 25,000 का पनिशमेंट होता है डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट के लिए, तो आप उस पनिशमेंट से बच सकते हो अगर आप ये कह दो कि मेरे को इन्होंने अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, कोई लाइसेंसी ये कह सकता है कि इन्होंने मुझे अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, जैसे कि इस चीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अगर किसी ने किसी लाइसेंसी को या किसी परचेजर को ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था रजिस्टर्ड ओनर ने कि आप इस प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट सिर्फ हमसे ही खरीद सकते हो। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, उन्होंने बोला कि आप स्पेयर पार्ट सिर्फ हमसे ही खरीद सकते हो, तो बेसिकली ये कंडीशन क्या है, ये एक इलीगल कंडीशन है, ये अनलॉफुल कंडीशन है सेक्शन 42 के अंदर। अब बाद में मान के चलिए कि आपके ऊपर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट का केस हो गया, आपको किसी ने सू कर दिया फॉर डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट, तो अब आप अपने आप को डिफेंड करके ये कह सकते हो कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया था उसने मुझे फोर्स किया ऐसा करने से, क्योंकि इन्होंने बोला था कि स्पेयर पार्ट आप सिर्फ हमसे ही खरीदेंगे और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट किया। तो ये डिफेंस अलाउड है। बट यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट में एक बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन भी दिया गया है कि कब ये डिफेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, ये डिफेंस तब काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है provided that this section shall not apply if the plaintiff is not a party to the contract and proves to the satisfaction of the court that the restrictive condition was inserted in the in the contract without his knowledge and consent express or implied। ठीक है, तो प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है, जो केस स्टार्ट करता है या फिर जो आपको सू कर रहा है। ठीक है, आप इन्फ्रिंजर हो अगर, तो जो आपके ऊपर केस फाइल कर रहा है, जो आपको सू कर रहा है, वो प्लेंटिफ है। तो ये डिफेंस कब काम नहीं करेगा, ये डिफेंस तब काम नहीं करेगा जब जो प्लेंटिफ है यानी कि जो पर्सन आपको सू कर रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। ठीक है, मींस उस बंदे ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। समझ में आ रहा है? और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्लेंटिफ है वो ये शो कर दे कि जो भी इलीगल कंडीशंस, इलीगल रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऐड की गई हैं वो उनके नॉलेज या कंसेंट के बगैर ऐड की गई हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इस केस में आप अगर डिजाइन पायरेसी कर रहे हो और किसी कॉन्ट्रैक्ट को अपना डिफेंस बना रहे हो तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये डिफेंस आपका काम नहीं आएगा। कब? जब जो प्लेंटिफ है जिसने आपको सू किया है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मींस उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, या फिर प्लेंटिफ कोर्ट को ये दिखा दे कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है इलीगल रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो उनके नॉलेज या कंसेंट के बगैर साइन किया गया था। ठीक है, तो देखो इस चीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब डिफेंस अलाउड नहीं है, मान लेते हैं कि दो कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद अ इलीगल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और
उसके बाद क्या है हुआ है कि एक तीसरे पर्सन ने आपको इन्फ्रिंजमेंट के लिए सू कर दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, मींस तीसरा पर्सन बोल लो या तीसरी कंपनी बोल लो, ठीक है, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा नहीं लिया था। और वो जो तीसरी कंपनी है वो ये भी प्रूव कर रही है कि उसको इन सारी इलीगल कंडीशंस या इलीगल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में नहीं पता था, उन्होंने कभी एग्री नहीं किया था। ठीक है, तो अब इस केस में अगर आपको सू कर दिया गया है तो आप ये डिफेंस यूज नहीं कर सकते कि मेरे ऊपर इलीगल कंडीशंस लगाई गई थी। ओके, गॉट इट? सो दिस इज 42 सबसेक्शन 3। ठीक है, अब देखते हैं 42 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है। नथिंग इन दिस सेक्शन shall affect a condition in a contract by which a person is prohibited from selling goods other than those of the particular person, validate a contract which but for this section would be invalid। और थर्ड में बोला गया affect a condition in a contract for the lease of or license to use an article in respect of which a design is registered, by which the lessor or licensor reserves to himself or his nominee the right to apply such new parts of the article in respect of which a design is registered as may be required, or to put or keep it in repair। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली 3 एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है। कैसे पता चला एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट अ कंडीशन। ठीक है, तो कौन कौन से 3 एक्सेप्शन के बारे में बताया गया है? देखिए, मान लेते हैं कि जो डिजाइन लॉ है उसने कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को बैन कर रखा है, नल एंड वॉइड कर रखा है। ठीक है, बट जो सबसेक्शन 4 है वो फिर भी कुछ कंडीशंस को वैलिड बताता है। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशंस को वैलिड बताता है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है? मींस वैसे तो जितनी भी आप अनलॉफुल कंडीशंस लगाते हो, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगाते हो, वो सारी अनलॉफुल होती हैं, बट फिर भी 3 ऐसे एक्सेप्शन बताए गए हैं जो कि कंडीशंस जो हैं वो अनलॉफुल नहीं मानी गई हैं। ठीक है, पहली कंडीशन वो है जिसमें कहा गया है nothing in this section shall affect a condition in a contract by which a person is prohibited from selling goods other than those of a particular person। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिजाइन लॉ है ये किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अवैध नहीं बताता, अनलॉफुल नहीं बताता, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया है कि यू कैन ओनली सेल माई प्रोडक्ट्स नॉट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है तो ये अलाउड है। कब अलाउड है? जब ये किसी सेल्स या फिर डीलरशिप अरेंजमेंट का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शॉप ने, एक दुकान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद एन एक्सक्लूसिव सेलर। ठीक है, एक एक्सक्लूसिव सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू डिजाइन सम, मान लो लैंप्स डिजाइन करने थे। ठीक है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट सेल कंपीटिंग लैंप्स, मतलब जैसे कोई रजिस्टर्ड लैंप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, या फिर लैंप्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी सेलर के साथ में, तो जब एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो ऑब्वियसली पार्टी ये चाहेगी कि आप किसी भी सेलर के लैंप्स को सेल नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ऐसी कंडीशंस लगाई जा रही हैं जो कि ये कह रही हैं कि आप गुड्स तो मेरे बेचो बट आप किसी और के गुड्स नहीं बेचोगे। क्या लिखा है? अफेक्ट अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स अदर देन दोज ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। तो जब आपको कॉन्ट्रैक्ट ही उस पर्सन के गुड्स बेचने के लिए मिला है तो आप दूसरे के गुड्स क्यों बेचोगे? तो इस कंडीशन को अनलॉफुल कंडीशन नहीं माना जाएगा। गॉट इट? तो अब देखते हैं
सेक्शन 42 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन बी 42 4 बी, जिसमें कि लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल वैलिडेट अ कॉन्ट्रैक्ट विच बट फॉर दिस सेक्शन वुड बी इनवैलिड। तो देखो, इस सेक्शन को बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस सेक्शन 42 में क्या बताया गया कि अगर कोई भी अनलॉफुल कंडीशन है, कोई भी इलीगल कंडीशन है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है, वो मान्य नहीं रहती है इस डिजाइन एक्ट के अंदर। ठीक है, बट अगर यहां पे पहले से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, तो ऐसा नहीं है कि डिजाइन एक्ट ये कह रहा है कि आप अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी अनलॉफुल या इलीगल कंडीशन डालोगे तो वो वॉइड हो जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो मानी नहीं जाएगी। बट ऐसा नहीं कह रहा है कि अगर कोई भी ऑलरेडी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड नहीं हो जाएगा। आपको ये सोच ले कि कोई इनवैलिड ऑलरेडी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अब डिजाइन एक्ट में तो इनवैलिड और अनलॉफुल कंडीशंस को माना नहीं जाता, तो वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले से इनवैलिड था, यानी कि डिफेक्टिव था, इलीगल था, तो इस सेक्शन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैजिकली अपने आप से वैलिड नहीं हो जाएगा। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी ने एक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजाइन्स के लिए। ठीक है, बाद में उस कंपनी को ये पता चला कि जो जिस कंपनी के साथ उन्होंने लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो तो झूठ बोल रही है डिजाइन ओनरशिप के बारे में। ठीक है, तो अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था, और वो तो डिजाइन ओनर है ही नहीं, उन्होंने तो झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था वो इनवैलिड हो गया बिकॉज ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो वो इस सेक्शन के अंदर आके वैलिड हो जाएगा। तो इवन दो हम ये कहते हैं कि सेक्शन 42 अनलॉफुल रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है, बट अगर कोई पहले से ही इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आके वैलिड नहीं हो जाएगा। ओके, let's come to section 42(4) subsection C. Means nothing in this section shall affect a condition in a contract for the lease of or license to use an article in respect of which a design is registered, by which the lessor or licensor reserves to himself or his nominee the right to supply such new parts of the article in respect of which a design is registered as may be required, or to put or keep it in repair. ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट को लीज किया या लाइसेंस किया, ठीक है, विद अ रजिस्टर्ड डिजाइन, एक प्रोडक्ट है जिसपे एक रजिस्टर्ड डिजाइन है और उस प्रोडक्ट को लाइसेंस किया गया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा है कि ओनली द ओनर कैन सप्लाई न्यू पार्ट्स और ओनली द ओनर कैन रिपेयर द प्रोडक्ट, तो ये कंडीशन अलाउड है। ये कंडीशन अनलॉफुल कंडीशंस में नहीं आती, इलीगल कंडीशंस में नहीं आती, इसलिए इनको बैन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सपोज करो आपने एक स्पेशली डिजाइंड मशीन को लीज किया या लाइसेंस किया, ठीक है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है, ओनली दैट पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कैन सप्लाई रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड कैन डू रिपेयर्स। मान लो कि आपने कोई साइकिल को मान लो उसका लाइसेंस लिया, ठीक है, जिसपे कि एक रजिस्टर्ड डिजाइन है। ठीक है, बाइसिकल पे एक रजिस्टर्ड डिजाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बाइसिकल के किसी पार्ट पे भी रजिस्टर्ड डिजाइन हो सकती है, और जब आपने उनसे लाइसेंस लिया उसको सेल करने का, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो बाइसिकल का मैन्युफैक्चरर है सिर्फ वही रिप्लेसमेंट पार्ट सप्लाई करेगा और वही रिपेयर करेगा। तो ये बात वैलिड है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये कोई अनलॉफुल कंडीशन नहीं है। ये इस वजह से है, इससे ये इंश्योर होता है कि उस बाइसिकल का प्रॉपर मेंटेनेंस हो और वो प्रॉपर तरीके से उसकी डिजाइन प्रोटेक्टेड रहे। इस वजह से इस कंडीशन को अगर वो बोलते हैं कि ओनली द मैन्युफैक्चरर कैन प्रोवाइड द replacement part and do the repairs, then this condition is not considered as invalid condition. Okay, अब आते हैं लास्ट सबसेक्शन पे 42 सबसेक्शन 5। ठीक है, तो
ये बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, सब सेक्शन है। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि तब क्या होगा जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी। मींस जब ये डिजाइन एक्ट आया था, अगर इस डिजाइन एक्ट के आने से पहले कोई ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे तो क्या वो भी इलीगल हो जाएंगे, वो देखेंगे हम इसमें। तो बेसिकली जो ये डिजाइन एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पे, ठीक है, बट एक तरीका है, ग्रेस पीरियड है, उस तरीके से वो अप्लाई होता है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं कि इस एक्ट के बनने से पहले, इस डिजाइन एक्ट के बनने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि अनलॉफुल रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस थी। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर वो कंडीशंस इस नए लॉ के बनने के 1 साल बाद तक भी एक्टिव रहीं, तो ये जो लॉ है उन कंडीशंस पे अप्लाई हो जाएगा। मींस उनको अनलॉफुल रेस्ट्रिक्शंस मान लेगा। मींस आफ्टर 1 ईयर जो ओल्ड बैड कंडीशंस हैं वो भी इलीगल और वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, 1 साल का टाइम क्यों दिया गया है? जिससे कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेट किया जा सके, या फिर उनमें जो इलीगल कंडीशंस हैं वो हटा दी जाएं, या फिर जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उनको एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, सडन डिसरप्शन को प्रिवेंट करता है, जबकि एक साल का समय मिल रहा है आपको अनफेयर रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि डिजाइन एक्ट 2000 में आया, डिजाइन एक्ट 2000। ठीक है, अब एक कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 1998 में, जिसमें ये कहा था कि आपको सारी एसेसरीज हमसे ही खरीदनी है। ठीक है, तो ये तो एक अनलॉफुल कंडीशन हो गई। तो ये अगर न्यू एक्ट में होता तो ये इलीगल होता, बट क्योंकि ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इस एक्ट के आने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पे डिजाइन लॉ आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड देगा। ठीक है, अगर कंपनी 1 साल तक भी, ठीक है, इस कंडीशन को रखती है, डिजाइन एक्ट आने के बाद 1 साल, डिजाइन एक्ट आने के 1 साल बाद भी इस कंडीशन को रखती है, तो ये कंडीशन नल एंड वॉइड हो जाएगी, ये कंडीशन हटा दी जाएगी। ठीक है, तो लॉ इसको भी नए कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। आपको डिजाइन एक्ट आने के 1 साल बाद तक का टाइम मिला हुआ है। ओके, सो दिस इज इट रिगार्डिंग सेक्शन 42।